वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 9वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम मई महीने के इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम के बारे में है। न्यूज़ ये निकल के आई कि सऊदी अरेबिया ने ये बोला कि वो इस फोरम को ज्वाइन करेंगे ताकि पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो उसमें सपोर्ट कर सके। अब इस फोरम में कौन कौन ऑलरेडी है? यूएस, कनाडा, नॉर्वे और कतर ऑलरेडी इसका हिस्सा हैं। ये फोरम है किस लिए? ये फोरम उन देशों के लिए है जो ऑयल और गैस का प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन करने के दौरान वो बहुत सारा एमिशन भी करते हैं कार्बन का। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो कार्बन एमिशन है उसे जीरो किया जाए, नेट जीरो किया जाए। अब यहाँ पर नेट जीरो का मतलब क्या है, पहले आप ये समझिए। नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप कार्बन का एमिशन ही बंद कर दीजिए, तब तो डेवलपमेंट ही रुक जाएगा। इसे कार्बन न्यूट्रलिटी के नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें यह कहा जाता है कि कार्बन का जो एमिशन आप कर रहे हैं वो करिए, उसे कॉम्पनसेट करने की कैपेबिलिटी को भी इनहेंस करिए। लाइक अगर आप 100 यूनिट कार्बन को एमिट कर रहे हैं तो आप 100 यूनिट कार्बन एटमॉस्फेयर सोख ले, उसके लिए भी काम करिए। पेड़ लगाइए और भी जो फैसिलिटीज रिक्वायर्ड हैं उसके लिए काम करिए। जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं लाइक कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, उसके ऊपर भी वर्क करिए। तो कार्बन का एमिशन आप करिए, लेकिन उसके सिक्वेस्ट्रेशन, उसके रिमूवल के लिए भी काम करिए और नेट जो निकल के आए वो जीरो हो। ये इतना आसान काम नहीं होता। जो टारगेट्स लिए भी गए हैं अभी दुनिया के कई सारे देशों के द्वारा, वो 2050 के आसपास या उसके बाद के हैं। सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का एक्सपोर्टर है। अगर वो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनता है तो वो ऐसे रास्ते देखने का प्रयास करेंगे जिससे कि नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट को अचीव किया जा सके और हम ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट कर सके। सऊदी अरेबिया ने यह भी कहा है कि वो अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए अपने यहाँ जो 50% एनर्जी का जनरेशन है वो 2030 तक रीन्यूएबल सोर्सेस पर ला देंगे। यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने अभी हाल फिलहाल में जो एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी 40 देशों की अर्थ डे के मौके पर, उसमें कहा था कि वो अपने यहाँ जो एमिशन है उसे कम करेंगे 50 से 52% तक 2005 के लेवल पे। सो दैट वाज ऑल अबाउट नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम। नेक्स्ट आर्टिकल नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में है। हमारे आरबीआई ने अभी इस नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया है, जिसमें सेंट्रल बैंक्स और सुपरवाइजर्स होते हैं, यानी कि फाइनेंशियल सुपरवाइजर्स। फाइनेंशियल सुपरवाइजर से क्या मतलब है? लाइक इंडिया में पीएफआरडीए है जो पेंशंस वगैरह को रेगुलेट करता है, नेशनल हाउसिंग बैंक है जो हाउसिंग सेक्टर में रेगुलेशन का काम करता है। तो सब फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं। ऐसे दुनिया के हर देश में फाइनेंशियल रेगुलेटर्स होते हैं। तो इसमें ये जो नेटवर्क है इसमें देश के सेंट्रल बैंक्स और फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हिस्सा होते हैं। इनका काम क्या है? ये इस तरीके से डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट बढ़िया हो सके फाइनेंशियल सेक्टर में भी। कोई भी डेवलपमेंट ऐसा जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है उसमें कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, और वो पैसे कहीं ना कहीं इन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होकर जाते हैं या इनके रेगुलेशन सुपरविजन में होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। अब इस फाइनेंशियल सिस्टम को लॉन्च कब किया गया? इस नेटवर्क को पेरिस वन प्लैनेट समिट दिसंबर 2017 में हुआ था, उसी दौरान इसे लॉन्च किया गया था। ये फाइनेंस को इस तरीके से मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमी सस्टेनेबल बने। इसमें सेंट्रल बैंक्स और फाइनेंशियल सुपरवाइजर्स होते हैं। बैंक द फ्रांस जो है वो इसे होस्ट करता है। अगला आर्टिकल ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 के बारे में है। यूनाइटेड नेशंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने इसे अभी लॉन्च किया, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया। देखिए बात यह है कि 2017 में 2017 से 30 के लिए यूनाइटेड नेशंस स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2030 लॉन्च किया गया था, जिसमें 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स हैं और 26 और एसोसिएटेड टारगेट हैं। इसके बारे में देखिए, एक स्पेशल सेशन हुआ था 2017 में यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट का, उसी दौरान ये टारगेट्स वगैरह लिए गए। इसमें टोटल 6 गोल्स हैं जो पूरी दुनिया को मिलकर पूरा करना है 2030 तक। हालांकि मोरलेस ये सारे गोल्स वॉलेंट्री हैं और यूनिवर्सली, मतलब सभी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल हैं। जो एक बड़ा टारगेट है 2017 की इस स्ट्रेटेजिक प्लान का, वो ये है कि पूरी दुनिया में हमें 3% फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज करना है। समझने वाली बात कहूं तो जितना एरिया फ्रांस का है उसका दुगना साइज का फॉरेस्ट हमें दुनिया में बढ़ाना है। इन 6 गोल्स के साथ ये काम कर रहा है।
तो 2017 में गोल्स वगैरह तो डिसाइड कर लिए गए, लेकिन उसके बाद काम कितना हुआ ये पता कैसे चलेगा? तो उसी प्लान के फर्स्ट इवैल्यूएशन के तौर पे ये रिपोर्ट आई है। समझ में आ रहा है ना रिपोर्ट क्यों आई है? कि देखें तो कि 4 साल में हुआ क्या 2017 के बाद। तो ये पहला इवैल्यूएशन है इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट। अब इवैल्यूएशन तो किया, अब इसका डेटा कैसे मिला इनको? तो 52 जो कंट्रीज थी उनका जो वॉलंटरी रिपोर्ट्स वगैरह था उनका इस्तेमाल किया गया। 19 और देशों ने कंट्रीब्यूट किया। कुल मिला के जो भी डेटा का कंट्रीब्यूशन इनको मिला है उससे दुनिया का 75% फॉरेस्ट एरिया कवर हो जाता है। तो इससे तो नहीं मिला डेटा। अब निकल के क्या आया? निकल के ये आया कि ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया डेफिनेटली बढ़ रहा है। कंट्रीज ज्यादा पेड़ लगा रही हैं, जो पुराने पेड़ों को खत्म कर दिया गया है उन्हें रीस्टोर किया जा रहा है। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के आने के बाद सिचुएशन डेफिनेटली थ्रेटनिंग है, क्योंकि दुनिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जंगलों पर डिपेंडेंट है। अब चूंकि उनके बाकी के आय के साधन खत्म हो रहे हैं, तो हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम के ऊपर जो प्रेशर है वो डेफिनेटली बढ़ रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल ज़ाइलोफिस दीपकी के बारे में है। सांप की एक नई प्रजाति जिसे नाम दिया गया है इंडिया के हर्पेटोलॉजिस्ट दीपक वीरप्पन जी के नाम पर। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तमिलनाडु का एंडेमिक है। अगर कोई भी ऐसी स्पीसीज जो किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे ही पाई जाती हो तो यूपीएससी उस पर ध्यान देती है। इसके पहले भी इस नेचर के प्रश्न पूछे गए हैं। केवल वहीं पर पाई जाती है। कुछ लोकेशंस जो वेस्टर्न घाट के हैं वहां पर ये आपको दिख जाएंगी। ज़ाइलोफिस दीपकी छोटा सा सांप होता है, 20 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। जो इंडियन हर्पेटोलॉजिस्ट हैं दीपक वीरप्पन, एक्चुअली में उन्होंने वुड स्नेक्स के लिए एक नई सब फैमिली क्रिएट की थी, ज़ैलोफिनाई। उसी वजह से उन्हें ये ऑनर दिया गया है। वुड स्नेक्स यूजुअली हार्मलेस होते हैं, जहरीले नहीं होते। होते भी हैं तो इतने नहीं कि काट लें तो व्यक्ति की मौत हो जाए। सब फोसोरियल होते हैं, मतलब जमीन में थोड़ा बहुत गड्ढा खोद के ये रह सकते हैं। बहुत कम सांप ऐसा कर पाते हैं। जो जुते हुए खेत होते हैं यूजुअली उसमें ये गड्ढे वड्ढे बना लेते हैं। और वेस्टर्न घाट के जो फॉरेस्ट हैं वहां के लकड़ी के गट्ठरों वगैरह में भी ये रहते हैं। ये अर्थवॉर्म्स और कुछ और इन्वर्टिब्रेट्स के ऊपर अब फीड करते हैं। एक मजेदार बात और है, ज़ाइलोफिस फैमिली के और भी स्नेक्स हैं जो पाए जाते हैं, लेकिन वो काफी दूर पाए जाते हैं, या तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में या फिर साउथ ईस्ट एशिया में, और वो भी पेड़ पे रहते हैं। ये ड्रायर रीजन में रहना पसंद करता है, लोअर एल्टीट्यूड में, अगस्था मलाई हिल्स के आसपास। जबकि बाकी के जो ज़ाइलोफिस फैमिली के स्नेक्स हैं वो काफी ऊंचाई पर रहते हैं, 1700 मीटर या उससे ऊंचे। और इस नई स्पीसीज के मिलने के बाद अब इस वुड स्नेक में 5 स्पीसीज हो गई हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल व्हाइट बेरीड हेरॉन के बारे में है। इसे अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में स्पॉट किया गया। तो कौन सी बड़ी बात होगी? एक्चुअली में यूजुअली ये बहुत हाइट पे नहीं जाते, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इनको 12,000 मीटर की हाइट पर स्पॉट किया गया, तो लोगों का ध्यान चला गया। ये रेयर और इल्यूसिव बर्ड है, शर्मीला पक्षी है, आसानी से दिखता नहीं है, बहुत ज़्यादा शाई होता है। इसका जो बॉडी कलर है वो प्लेन डार्क ग्रे होता है, बेली का कलर थोड़ा वाइट होता है, लंबी सी गर्दन होती है, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। रेयरेस्ट बर्ड है, बहुत कम जगहों पर पाई जाती है। ये पाई जाती है भूटान, म्यांमार में, इसके अलावा इंडिया में ये आपको नामदफा टाइगर रिजर्व में मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश में। बाकी कामलांग टाइगर रिजर्व जो लोहित डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर भी कैमरा ट्रैप में कई बार इसे देखा गया है। IUCN का जो स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के ये शेड्यूल 4 में है। थ्रेट्स क्या हैं इसको? इसका जो लो लैंड फॉरेस्ट है वो डिग्रेड हो रहा है, क्योंकि ये बहुत हाइट पर नहीं जाते हैं, तो उसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। ह्यूमन का इंटरवेंशन ज़्यादा हो रहा है इनके नेचुरल हैबिटेट में। कई बार फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, वो नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं, वो इनके नेस्ट को बर्बाद कर देते हैं, तो फिर इन्हें दिक्कत हो जाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एशियाटिक लॉयंस के बारे में है। हाल ही में हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाटिक लॉयंस को कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया है। चिंता की बात है अगर ये वाइल्ड एनिमल्स में भी जा रहा है तो। एशियाटिक लॉयंस, इन्हें पर्शियन लायन या इंडियन लायन भी कहा जाता है। पैंथेरा लियोलियो सब स्पीसीज है जो इंडिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, वहीं पर ये पाए जाते हैं। अफ्रीकन लॉयन से थोड़े छोटे होते हैं। हैबिटेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया में यूजुअली पाए जाते हैं। गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इन्हें देखा जा सकता है। IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। थ्रेट है इनका हैबिटेट फ्रेगमेंट हो रहा है, पोचिंग की जा रही है, डिसीज से वल्नरेबल होते हैं, लाइक कोरोना वायरस ही इन्फेक्ट कर रहा है। कई बार रोड, रेल और इलेक्ट्रिक फेंस की वजह से भी इन्हें नुकसान होता है, और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में भी इनकी जान जाती है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मे फ्लावर 400 के बारे में। मे फ्लावर 400 एक ऑटोनमस शिप है, एक ऐसा शिप जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा
प्रोग्राम किया गया है। इसके थ्रू इससे फ़ायदा ये होगा कि ये शिप अपने आप मूव कर सकेगा, और जो भी कोई शिप पानी में होता है उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो जानवरों से टकरा सकता है या किसी और चीज़ से कोलाइड कर सकता है। तो इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है कि कोलिजन नहीं होता इसका किसी और चीज़ के साथ। इसको बनाने में दो बड़ी कंपनियों का बड़ा योगदान है, एक IBM और दूसरी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है प्रोमेयर। इन दोनों ने मिलकर ये शिप का निर्माण किया, विच इज़ मेफ्लावर 400। इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ये हैं कि ये उन एरियाज़ को कवर कर पाएगा जिनको नॉर्मल जो शिप्स हैं, रिसर्च वेसल्स हैं, वो कवर नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट 80% जो समुद्र के अंदर का इलाका है वो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। तो उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए इस शिप के अंदर कुछ विशेष टेक्नोलॉजीज ऐड की गई हैं। जैसे इस शिप के अंदर रडार्स और कैमराज हैं। इस शिप के अंदर स्पेशल ऑडियो इनपुट दिया गया है जिससे ये पहचान पाएगा कि कहाँ कौन से जानवर हैं, कौन से मरीन एनिमल्स हैं, और उनको स्टडी कर पाएगा। इसके अलावा जो भी प्लास्टिक या मटेरियल होगा मरीन पोल्यूशन का, उसे ये स्टडी कर पाएगा। इसके अंदर स्मार्ट कैप्टन नाम की टेक्नोलॉजी है जिससे खुद को ये नेविगेट कर पाएगा। इसके अलावा इसके अंदर एक सेल्फ एक्टिवेटिंग हाइड्रोफोन है, यानी हाइड्रोफोन की मदद से वेल्स को सुन पाएगा। तो जितने मरीन एनिमल्स हैं, जितने मरीन डेटा हमें चाहिए पोल्यूशन को लेके, जहाँ नॉर्मली शिप्स यूज़ नहीं कर पाते, वहाँ तक ये पहुँच पाएगा। और क्योंकि इसमें AI यूज़ की गई है तो इसके पास बहुत सारा प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। हमारे लिए रेलेवेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया, स्विट्ज़रलैंड ने भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया है। तो यानी इंडिया, स्विट्ज़रलैंड प्लस USA की जो कंपनी है ये IBM, इन तीनों ने मिल के प्राइमरली इसमें टेक्नोलॉजी इनपुट दिए हैं। लेकिन जो मेन कंपनी है वो IBM है और प्रोमेयर नाम की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बात होगी मेफ्लावर 400 की। इसके बाद बात आती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। एक नई स्टडी के मुताबिक हाल में ये पता लगा है कि 90 समय तक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के संपर्क में रहने से लंग्स ख़राब हो सकते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी पर असर होता है। तो लगातार हमें पता है कि इंडिया में जो कोविड की सिचुएशन है उसमें भी लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, और कई ऐसे शहर हैं इंडिया में जिनमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, स्पेसिफिकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बहुत पॉल्यूशन है, तो जो पहले ही इंसानों के लंग्स को कमज़ोर कर देता है, स्टडी ने पता लगाया है। ख़ास बात यह कि NO2 क्या है, तो NO2 असल में एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। और ये कैसे उत्पन्न होता है, तो जब फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं तो ये उत्पन्न होता है। और इंडिया में बहुत सारी जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं वो थर्मल पावर प्लांट से आती है, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सा कोयला जलता है या बहुत सारे हम नॉन रिन्यूएबल चीज़ों को जलाते हैं, जिससे इसका पोल्यूशन बढ़ने की आशंका रहती है। तो बर्निंग ऑफ वुड, नेचुरल गैस, कोल, इनकी वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेट होता है जो कि लंग्स को भी असर करता है। इसके अलावा क्या क्या करेगा, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को हेजी बना देता है और इकोसिस्टम के लिए नुकसानदेह है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप एनवायरनमेंट में कवर करेंगे। तो बेसिक सी जानकारी थी। बात करता है ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में। ऑलिव रिडली टर्टल्स स्पेसिफिकली इसलिए फेमस है क्योंकि ये एक मास नेस्टिंग करते हैं और ये दुनिया के सबसे छोटे और सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पे मिलने वाले टर्टल्स हैं, ऑलिव रिडली टर्टल्स। तो इंडिया में उड़ीसा में एक रिवर है रुशकुल्या, उसके माउथ पे हमेशा ये काफ़ी सारी मास नेस्टिंग करते थे। नॉर्मली ये जो टर्टल्स होते हैं ये हमेशा ओशंस में रहते हैं, लेकिन जब इन्हें अंडे देने होते हैं, एग लेइंग करनी होती है, तो ये कोस्ट पे आते हैं और वहाँ पर नेस्ट बनाते हैं जिनमें अंडे देते हैं और फिर फीमेल्स वापस समुद्र में चली जाती हैं। ये इनकी एक प्रैक्टिस है जो कि काफ़ी ज़्यादा कंजर्व की जाती है इंडिया में भी। तो इसके लिए हर साल जो इंडिया की कोस्ट गार्ड है वो एक मिशन लाती है, ऑपरेशन ओलिविया, ताकि इनको बचाया जा सके, ताकि फिशरमैन के उसमें ना फंसे। ये उसके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। पर ख़ास बात यह कि इस बार ये नहीं हो पाएगी, इनकी मास नेस्टिंग रुशकुल्या रिवर के माउथ पे नहीं होने वाली है, इस बार मिस करने वाले हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको पढ़ना कि कहाँ पाए जाते हैं। तो वार्म वाटर्स में पाए जाते हैं, राइट। वार्म वाटर कहाँ, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के वार्म वाटर्स में। और ख़ास बात कि सबसे ज़्यादा अबिंडेंट है। तो इनकी जो कंजर्वेशन स्टेटस है, नॉर्मली जब भी हम किसी स्पीसीज़ के बारे में पढ़ते हैं हमें लगता है वो एंडेंजर्ड होगी, इसीलिए उसका नाम है, क्योंकि कई सारे टर्टल्स हैं जिनको हमें पढ़ना होता है एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में। लेकिन ये काफ़ी टाइम न्यूज़ में रहने के बावजूद एक वल्नरेबल स्पीसीज़ है, ना कि एंडेंजर्ड। तो याद रखिए ये वल्नरेबल है, लेकिन शेड्यूल 1 के अंदर है इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट में, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत आती है, राइट। जो ये मास नेस्टिंग करते हैं, उस मास नेस्टिंग के फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अरीबाडा, राइट। तो अरीबाडा की बात जब आए तो आपको पता होना चाहिए कि वो अरीबाडा कौन करता है, ऑलिव रिडली टर्टल्स। ये असल में कार्निवोर्स होते हैं, जेलीफिश वगैरह पे डिपेंडेंट रहते हैं और मास नेस्टिंग करते हैं। यानी इंडिया के अलावा मैक्सिको के कोस्ट, कोस्टा रिका वगैरह पे भी इनको ऐसा देखा जाता है। तो क्योंकि इंडिया में एक टाइम में इनकी संख्या बहुत गिर रही थी, फिशिंग की वजह से मछुआरों के ये जालों में फंस जाया करते थे, तो इनके जो रूट्स हुआ करते थे, स्पेसिफिकली गहिरमाथा जो मरीन सेंचुरी है वहाँ की बात हो गई, या उड़ीसा के रीजन के आसपास काफ़ी कोशिश की गई कि जो इनको लेके समस्याएं, जो चीज़ें इनसे हो रही हैं उन्हें रोका जा सके। इनके रूट्स को क्लियर किया गया, इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं किसानों को उनको अवेयर कराया गया
मछुआरों को। और ऑपरेशन ओलिविया जैसे मैंने बताया आपको, हर साल इंडिया की कोस्ट गार्ड करती है अपने इस प्रोग्राम के तहत। और टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस ऐड कराए गए ट्रॉल्स के अंदर। ट्रॉल्स होते हैं जो बड़े शिप्स होते हैं जो मछलियाँ मारने के लिए जाते हैं। तो बड़े बड़े शिप्स जब जाते हैं अपने साथ, तो उनके अंदर इनबिल्ट नेट्स लगे होते हैं जिनके अंदर कई सारी मछली वो एक बार में मार के ले आते हैं। उस मछलियों में अक्सर टर्टल्स फंस जाया करते थे, तो स्पेसिफिकली ये डिज़ाइन किए गए डिवाइसेस उसमें ऐड किए जाते हैं ताकि टर्टल्स अगर उसमें फंसे तो वो उससे निकल सके। तो ये बात हो गई ऑलिव रिडली टर्टल्स की। नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में है। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसका टाइटल है ग्लोबल मीथेन असेसमेंट, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ मिटिगेटिंग मीथेन एमिशन। इस रिपोर्ट का ये टाइटल है। इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है? क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, अभी इसके बारे में बात करेंगे, और यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसे रिलीज किया है। क्या ऑब्जेक्टिव रहा? कि हम दुनिया में मीथेन के एमिशन को ड्रामेटिकली कट करें। ये आज की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज को, ये जो इसका वर्स्ट इंपैक्ट है, हम इसे रोक सकें। इस रिपोर्ट में इसी बात को सजेस्ट किया गया है। फाइंडिंग्स में क्या निकल के आया कि ह्यूमन कॉज जो मीथेन एमिशन है, वैसे तो देखिए मीथेन एटमॉस्फेयर में कई सारे नेचुरल सोर्सेज से भी एमिट होता है, लेकिन 1980 के बाद जब से हमने ह्यूमन कॉज्ड मीथेन एमिशन को रिकॉर्ड करना शुरू किया है, तो ये दिन ब दिन बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि कोविड-19 पेंडेमिक के आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ड्रॉप किया है, लेकिन मीथेन एमिशन तो हो ही रहा है। मीथेन जो है वो एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। ग्लोबल वार्मिंग में 30% कंट्रीब्यूशन तो इसी का है अगर हम कंपैरिजन करें प्री इंडस्ट्रियल टाइम से। तो देखिए, जो हाफ ग्लोबल एमिशन है वो महज कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज से निकल जाता है, 3 सेक्टर्स में, लाइक फॉसिल फ्यूल से 35%, वेस्ट से 20% और एग्रीकल्चर से 40%। बात करते हैं इस बॉडी के बारे में, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन के बारे में। ये एक वॉलंटरी पार्टनरशिप है दुनिया भर की सरकारों का, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेसेस, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का। ये क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स हैं उनको भी रिड्यूस करने के लिए इनिशिएटिव्स लेते हैं। इंडिया इस कोलिशन का मेंबर है। अगर हम शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स की बात करें तो ये ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत कम समय तक रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और इनका जो ग्रीन हाउस इंपैक्ट होता है, प्रभाव होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि ब्लैक कार्बन, मीथेन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, HFCs, ये बहुत ही कम समय तक एटमॉस्फेयर में रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करते हैं। जितने नाम मैंने आपको बताया, ये अकेले ही 45%, मतलब इतने सारे मिलकर ही 45% ग्लोबल वार्मिंग को कॉज कर देते हैं। मीथेन की बात करें तो ये कलरलेस, ओडोरलेस, बहुत ज्यादा तेजी से जलने वाली गैस है, जिसमें एक कार्बन का अटॉम होता है, 4 हाइड्रोजन के होते हैं। वैसे तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इसकी स्मॉल क्वांटिटी नेचुरली मिलती है। एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। इसके नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो वेटलैंड्स में से, ओशियंस में से, और जो टर्माइट्स, दीमक का जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है, यहाँ से ये नेचुरली निकलते हैं। लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज से भी काफी तेजी से निकल रहे हैं, लाइक राइस का प्रोडक्शन, लैंडफिल्स, कैटल्स को रेस करना, रूमिनेंट एनिमल से वो जानवर जो बाद में खाना एक बार निगल लेते हैं फिर जुगाली करते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह, और एनर्जी जनरेशन में भी हम बहुत सारा मीथेन रिलीज करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेचर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड रिपोर्ट के बारे में है। IUCN ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। पूरा टाइटल है नेचर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन। बड़ी बढ़िया सी रिपोर्ट है। एक नया डायमेंशन दिया गया है। ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप पोर्ट्रे करते हैं नेचर और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। इस डायमेंशन को यूजुअली हम नजरअंदाज कर देते हैं। इनका ये कहना है, ये ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हम नेचर कंजर्वेशन में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को लेकर आए। हम कई डायमेंशन में नेचर को कंजर्व करने की बात करते हैं, लेकिन जब ह्यूमंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसका नेचर के ऊपर क्या नेगेटिव इंपैक्ट होता है, इस पर हमारा ध्यान कम ही जाता है। इस रिपोर्ट ने वो बात बताई। जब कहीं कोई एरिया कॉन्फ्लिक्ट में होता है तो वहां पर जानवरों की किलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर कोई एरिया किसी आर्म ग्रुप ने कैप्चर कर लिया तो वो वहां के जानवरों को मारने लगते हैं, खाने के लिए भी और बेचने के लिए भी, और उनके ऊपर कोई जो रेगुलेशंस हैं वो लग नहीं पाते हैं। इकोसिस्टम को डिग्रेड किया जाता है वॉर के कंसिक्वेंस के फॉर्म में। कंजर्वेशन का डिसरप्शन इस वजह से भी होता है क्योंकि जो एरिया कॉन्फ्लिक्ट में आता है वहां पर जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं उनको भी मार दिया जाता है, जो प्रोटेक्टेड एरिया का स्टाफ होता है उसको भी मार देते हैं। तो कंजर्वेशन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है अगर किसी एरिया में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो रिस्क है वो किस प्रकार से है, इसका इन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिया। जैसे रवांडा में 1994 में जब वॉर हुआ तो वहां के 90% जो बड़े मैमल्स थे उनको मार दिया गया। हम अकागेरा नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। या तो उनको खाने के लिए मार दिया गया
या फिर वहां पे जो इंसर्जेंट थे उन्होंने उन्हें मारकर उनका ट्रेड किया, व्यापार किया और पैसे कमाए। आप समझ सकते हैं कि इसका नेचर पे कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। फर्दर अगर सिविल अनरेस्ट है, मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, तो उससे भी लगभग 200 इंडेंजर्ड स्पीसीज रिस्क में रहती हैं। काफी अच्छी रिपोर्ट है, एक नया डायमेंशन हमें मिल रहा है इस रिपोर्ट से। IUCN की बात करें तो 1948 में बना था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। नेचर कंजर्वेशन और नेचुरल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज की बात करते हैं, डेटा गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं, फील्ड प्रोजेक्ट करते हैं, एडवोकेसी और एजुकेशन पे भी वर्क करते हैं। इनके पास यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर और कंसल्टेटिव स्टेटस भी है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। IUCN की रेड लिस्ट जारी करते हैं जिसमें बताते हैं कि कौन सी स्पीसीज कितने खतरे में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सुवुइया डेजर्टी के बारे में है। इमेजिन करिए कि आपके पास एक टाइम मशीन आ जाती है। उस टाइम मशीन का इस्तेमाल करके आप पास्ट में ट्रेवल करते हैं और आप 70 मिलियन ईयर्स पीछे चले जाते हैं, चाइना के नॉर्थ में मंगोलिया के डेजर्ट्स के बीच में। यह क्रिटेशियस ईरा का अंतिम समय है। यूं तो क्रिटेशियस ईरा के अंतिम समय में डायनासोर्स एक्सटिंक्ट कर गए थे, लेकिन डायनासोर्स एक्सटिंक्ट किए थे 65 मिलियन ईयर्स एगो और आप पहुंचे हैं 70 मिलियन ईयर्स एगो। यानी कि डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने में अभी भी 50 लाख साल का समय बाकी है। आप चारों ओर से डायनासोर्स से घिरे हुए हैं और खतरे में हैं। लेकिन आप एक UPSC एस्पिरेंट हैं, आपको पता है कि डायनासोर्स दिन में हमला करते हैं, मतलब रात में आप सुरक्षित हैं और अपनी टाइम मशीन को ढूंढकर वापस आ सकते हैं। लेकिन तभी आपको पता चलता है कि आपके आसपास कुछ बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही खतरनाक डायनासोर्स हैं जिनका नाम सुवुइया डेजर्टी है। यूं तो ये बिल्ली के साइज के हैं, लेकिन चूंकि इनके पास सुनने की गजब की क्षमता है और ये बिल्कुल अंधेरे में भी देख सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। अब आप वहां से अपनी टाइम मशीन को ढूंढ के वापस कैसे आएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने तो सिर्फ इमेजिन करने को कहा था। अगर आप सच में पहुंच गए हैं तो ये आपका मामला है, आप समझिए। ये सारी डिटेल्स एक्चुअली में एक रिसर्च का हिस्सा है जिसे साइंस जर्नल में छापा गया। वहां के रिसर्चर्स ने यह बताया कि उस समय कुछ बहुत ही छोटे बिल्ली के साइज के डायनासोर्स हुआ करते थे जिनका नाइट विजन बहुत ही बढ़िया था, जैसे बार्न ऑल का होता है, इस उल्लू का होता है। ये जो डायनासोर्स थे ये क्रिटेशियस एरा के अंतिम समय में एग्जिस्ट करते थे। देखिए ये मेसोजोइक एरा है, इस पूरे एरा में डायनासोर्स रहा करते थे। इनकी जो शुरुआत है वो ट्रियासिक एरा से होती है, जुरासिक एरा में ये डोमिनेट करते हैं और क्रिटेशियस एरा के एंड में 65 मिलियन ईयर्स के आसपास डायनासोर्स एक्सटिंक्ट करते हैं। तो ये 70 मिलियन ईयर्स के आसपास हुआ करते थे, जिसकी डिटेल मैंने अभी आपको बताई। यूं तो जो डायनासोर्स होते हैं वो दिन में शिकार करना पसंद करते हैं। ज्यादातर डायनासोर्स की सुनने की क्षमता अच्छी होती है, लेकिन वो रात में देख नहीं पाते। सुवुइया डेजर्टी ना केवल बेहतर तरीके से सुन सकता है बल्कि रात में देख भी सकता है। वैसे तो इसका जो साइज है वो तीतर पक्षी की तरह होता है। 2 पैरों पे चलने वाला यह डायनासोर्स खतरनाक है और घर में रहने वाली बिल्ली के जितने साइज का है। इसके पास बहुत खतरनाक जबड़े और बहुत तीखे दांत तो नहीं है। इसका शेप एक पक्षी की तरह है, हल्के स्कल्स हैं, छोटे छोटे दांत हैं, लेकिन रात में बेहतर तरीके से काम कर सकता है, इसलिए खतरनाक है। चूंकि डेजर्ट के इलाके में रहता था, वहां गर्मी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। उस गर्मी से बचने के लिए ये रात में शिकार करना पसंद करता होगा। इसके पास बहुत ही हाइपर इलोंगेटेड लगिना हुआ करता था। ये कान का एक पार्ट होता है जो आज बार्न ऑल्स में पाया जाता है। ये बड़ा होने का मतलब है कि इसकी सुनने की क्षमता अच्छी होगी। नॉक्टर्नलिटी मतलब रात में चलना या शिकार करना, ये डायनासोर्स में बहुत अनकॉमन था, वो ऐसा नहीं करते थे। केवल एल्वासोर्स का कुछ ग्रुप था डायनासोर्स का जो रात में शिकार करता था और सुवुइया इसी से बिलोंग करता था। वैसे एल्वासोर्स में जो रात में देखने की क्षमता है ये तो बहुत पहले आ गई थी, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से सुनने की क्षमता बहुत बाद में इवॉल्व हुई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन के बारे में है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिसर्चर्स ने कुछ टूल्स डेवलप किए हैं ताकि जो इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन के स्केल्स होते हैं, परतें होती हैं, उनमें डिफरेंशिएशन क्रिएट किया जा सके। पेंगोलिन्स स्केली एंड टीटर मैमल्स होते हैं। इनके शरीर के ऊपर बड़ी प्रोटेक्टिव केराटिन स्केल्स होती हैं। ये परतें इनके त्वचा को ढक के रखती हैं और इन्हें बचाती हैं। इन स्केल्स के साथ धरती पर ये एकमात्र जीव हैं। इंडियन पेंगोलिन्स की बात करें तो 8 स्पीसीज जो पेंगोलिन की हैं, उनमें जो इंडियन पेंगोलिन्स हैं और चाइनीज पेंगोलिन्स हैं ये इंडिया में पाए जाते हैं। चाइनीज पेंगोलिन्स भी इंडिया में पाए जाते हैं। इंडियन पेंगोलिन इंडिया के लगभग हर हिस्से में आपको मिल जाएंगे। जो एरिड रीजन है हाई हिमालयाज का, नॉर्थ ईस्ट का, उसको छोड़ दिया जाए तो। इसके अलावा ये आपको बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी मिलेंगे।
IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। चाइनीज पेंगोलिन आपको वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मिलेंगे। IUCN स्टेटस इनका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। क्या निकल के आया रिसर्च में? चाइनीज पेंगोलिन के जो स्केल्स होते हैं वो इंडियन पेंगोलिन की तुलना में छोटे होते हैं। बढ़िया बात बताई आपने, बहुत अच्छा बताया। दूसरा ये है कि जो टर्मिनल स्केल्स होते हैं, मतलब पूंछ के अंतिम हिस्से में जो स्केल्स पाए जाते हैं, वो इंडियन पेंगोलिन में तो पाए जाते हैं, लेकिन ये चाइनीज पेंगोलिन में नहीं पाए जाते। ये बात भी आपने अच्छी बताई। तीसरी बात इन्होंने ये बताई कि जो ड्राई वेट होता है चाइनीज पेंगोलिन के स्केल्स का, वो 500 से 700 ग्राम था, जबकि इंडियन पेंगोलिन के ड्राई स्केल्स का जो वेट होता है वो 1.5 केजी से 1.8 केजी होता है। अब ये बताने की क्या आवश्यकता थी? मतलब पेंगोलिन के स्केल्स को सुखाना क्यों है? आपको पोचिंग करने वालों को बता रहे हैं कि हाँ इंडियन पेंगोलिन मारो, ज्यादा भारी स्केल्स मिलेंगे। ठीक है, कुछ भी बता देते हैं समटाइम्स। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रेड ईयर्ड स्लाइडर के बारे में है। ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है, रेड ईयर्ड स्लाइडर। कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये बताया जा रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की वाटर बॉडीज हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी खतरे में है इस कछुए की वजह से। तो तालाबों के लिए आतंक का दूसरा नाम ये रेड ईयर्ड स्लाइडर है क्या? इसका नाम रेड ईयर्ड स्लाइडर है क्यों? देखिए, सेमी एक्वेटिक टर्टल है। सेमी एक्वेटिक होने का मतलब यह है कि कुछ समय पानी में रहता है और फिर धूप खाने के लिए बाहर आ जाता है। ये फैमिली एमिलिडाई से बिलोंग करता है। आपको ये फैमिली याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने में अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने बोल दिया। ओरिजिन की बात करें तो ये नेटिव है सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स का और नदर्न मैक्सिको का। ओरिजिनली वहां पाया जाता है। हालांकि ये आपको दुनिया के कई सारे अन्य देशों में इसलिए भी मिलेगा क्योंकि लोग इसे पाल लेते हैं, एज ए पेट रखते हैं। इसके साथ दिक्कत ये है कि ये बहुत तेजी से बड़ा होता है, तो जब ये बड़ा होने लगता है और खूब सारा खाना भी खाता है तो लोग इसे आसपास की वाटर बॉडीज में छोड़ देते हैं, तालाबों में या फिर नदियों में। अब देखिए, इसका जो नाम है रेड ईयर्ड स्लाइडर वो क्यों है? सबसे पहले तो रेड ईयर्ड नाम से स्पष्ट है, इसके कान के पास का जो हिस्सा होता है वहां पर आपको एक रेड स्ट्रिप, लाल कलर की पट्टी दिखेगी, इसलिए इसे रेड ईयर्ड कहते हैं। और स्लाइडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि काफी तेजी से चलता है। जो भी तालाब है, वाटर बॉडी है, उसके आसपास जो पत्थर होते हैं वहां पे चढ़ के धूप सेकता रहता है और फिर जब कोई आएगा तो फटाक से स्लाइड करके पानी में उतर जाएगा। तो इसीलिए इसे रेड ईयर्ड स्लाइडर बोलते हैं। देखिए इमेज में ये रेड कलर की पट्टी आपको दिख रही होगी। देखने में ये कितना क्यूट सा कछुआ है, लेकिन बहुत खतरनाक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्यूट लोग खतरनाक होते हैं, बट ये तो है। ठीक है, अब देखिए डिस्क्रिप्शन में बात करें तो जो फीमेल्स होती हैं वो मेल्स की तुलना में बड़ी होती हैं। ये लगभग 20 से 30 साल तक जिंदा रहते हैं, कई 40 साल तक भी जिंदा रह जाते हैं। ये पोइकिलोथर्म्स होते हैं। पोइकिलोथर्म्स का मतलब ये होता है कि अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद मेंटेन नहीं कर पाते, जैसे हम कर लेते हैं। हमारा पसीना निकल जाता है तो गर्मी खत्म हो जाती है ना, हम थरथराने लगते हैं तो फिर हमारी सर्दी थोड़ी कम हो जाती है। ये ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए इन्हें अपनी बॉडी के टेम्परेचर को अपने बिहेवियर से मैनेज करना पड़ता है। तो पानी में इनको जब ठंडा लगने लगता है तो ये बाहर निकल के धूप सेकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो अपने ये बॉडी टेम्परेचर को अपने बिहेवियर से रेगुलेट करते हैं। ये तो बात हो गई। अब देखिए, इसी वजह से ये सन बात लेते हैं फ्रिक्वेंटली, जो बात हम पहले कर रहे थे, ताकि ये खुद को गर्म रख सके। कंसर्न का कारण ये है क्योंकि ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है, काफी तेजी से बढ़ती है। ये जहां भी घुस जाती है, किसी तालाब में मान लो घुस गई, तो सबसे पहले तो ये ऑमनीवर्स होते हैं, प्लांट्स भी खाएंगे और अगर इनको छोटे मोटे मेढक मिल गए, कोई मछली मिल गई तो उसको भी खा जाएंगे। ये आसपास का बाकी के टर्टल्स का सारा खाना खा जाते हैं, तो बाकी के टर्टल्स मरने लगते हैं। तो ये जिस भी वाटर बॉडी में चले जाते हैं वहां की जो नेटिव टर्टल की स्पीसीज हैं वो खत्म होने लगती हैं। दैट्स वाई इन्हें इन्वेजिव स्पीसीज कहा जाता है। तो इन्वेजिव स्पीसीज वही होती हैं जो कि इकोलॉजिकल या इकोनॉमिक हार्म पहुंचाती हो किसी भी नए एनवायरनमेंट को। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बीमा बंबू के बारे में है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अभी हाल ही में एक ऑक्सीजन पार्क कोयम्बटूर में डेवलप किया है। इसके प्रीमाइस में खूब सारे बीमा बंबू लगाए गए हैं। बीमा या भीमा बंबू एक सुपीरियर क्लोन है बंबूसा बाल्कोआ का। बांस की एक प्रजाति है। सुपीरियर इसलिए है बिकॉज इसका जो बायोमास है वो बंबूसा बाल्कोआ से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए सुपीरियर है। इसे डेवलप किया गया है एन भारती जो है ग्रोमोर बायोटेक लिमिटेड के, उनके द्वारा। एक एग्रीटेक कंपनी है, तमिलनाडु के होसुर में आपको मिलेगी। क्या मेथड यूज किया गया इस बंबू को बनाने के लिए? कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है ये। इसमें दो बंबू की प्रजातियों को क्रॉस ब्रीड करके एक नई प्रजाति बना दी गई है। जीन वगैरह में कोई चेंज नहीं किया गया है। फीचर्स की बात करें, काफी तेजी से ग्रो करता है। कितनी तेजी से ग्रो करता है? अरे 1 से 1.5 फीट ये ट्रॉपिकल कंडीशन में एक दिन में बढ़ जाता है। मतलब सोचिए कितना तेज बढ़ रहा है। बेस्ट कार्बन सिंक भी माना जाता है।
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को भी मिटिगेट करेगा। कार्बन सिंक का मतलब समझते हैं कि नहीं आप? जैसे जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 लेते हैं, C अपने पास रख लेते हैं, O2 ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। हालांकि रेस्पिरेशन में ये CO2 भी रिलीज करते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना ये सोख लेते हैं। तो मतलब वो पौधे जो कार्बन को जितना सोखते हैं उससे कम रिलीज करते हैं, उन्हें कार्बन सिंक कहा जाता है। तो जो जितना ज्यादा कार्बन सोखता है उसे उतना अच्छा कार्बन सिंक माना जाता है। जो परमानेंट ग्रीन कवर है, इसके मामले में बात करें तो ये काफी अच्छा है। जो बीमा बंबू होता है वो स्टेराइल होता है। स्टेराइल होने का मतलब ये है कि ये सीड प्रोड्यूस नहीं करता। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह बंबू ही उगता चला आएगा, ये भी नहीं होगा। और एक बंबू का पौधा काफी लंबी समय तक रहता भी है, जिंदा भी रहता है। इसीलिए कुछ समय पहले ये भी न्यूज आ रही थी कि सड़कों के किनारे जो हम स्टील के बैरियर्स लगाते हैं एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के लिए, उसकी जगह पे हमें इस बंबू को लगा देना चाहिए। चूंकि ये स्टेराइल है तो फायदा ये होगा कि आप जितना लगाएंगे ये आपको उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर जगह बंबू बंबू, सड़क पे भी बंबू आ गया, ये नहीं होगा। दूसरा ये कि जो स्टील के बैरियर्स आप लगाते हैं, एल्यूमिनियम के बैरियर्स लगाते हैं, उनकी तुलना में ये सस्ता भी पड़ेगा ना, और ग्रीनरी भी आ जाएगी सड़कों के किनारे, सब अच्छा होगा इससे। एप्लीकेशंस की बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, उतनी ही होती है जितनी कोल में होती है। इसीलिए जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो लोग इस बंबू को खरीदते हैं अपने बॉयलर्स के लिए। जो बंबू का फाइबर होता है उसका इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फैब्रिक और गारमेंट बनाने के लिए भी किया जाता है। आर्टिकल एलिफेंट सील्स के बारे में है। हाल ही में इनके ऊपर एक स्टडी कंडक्ट की गई कि ये खाना कैसे खाते हैं। ज़्यादातर जो बड़े जानवर हैं वो बड़े शिकार करते हैं, इनके साथ ऐसा नहीं है। ये छोटी छोटी मछलियों को खाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारा खाना खा के एक बड़ा शरीर इन्होंने बनाया हुआ होता है। इन्हें एलिफेंट सील इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके आगे के जो नाक का हिस्सा है वो ऐसा लगता है जैसे कोई सूंड हो। मेल्स में ये पाया जाता है, इसलिए इन्हें एलिफेंट सील कहा जाता है। ये धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े सील हैं, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आते हैं। मेल एलिफेंट बड़ा होता है, 13 फीट तक लंबा, और 4500 पाउंड तक इनका वेट होता है। फीमेल्स कंपैरेटिवली छोटी होती हैं और 1500 पाउंड तक उनका वेट होता है। मरीन डेब्रिश फिशरी में जो जाल वगैरह में फंस जाते हैं और कई बार बोट से टकरा जाते हैं, इस वजह से इनकी मौत होती है, इससे इन्हें खतरा होता है। एक नए सपेटा यानी एक नए चीकू के बारे में, विच इज दहानू गोलवार सपोटा, जिसको कि यूके में एक्सपोर्ट किया गया है। यूके में एक्सपोर्ट करने वाला ये जो नया चीकू का वेरिएंट है, खास बात यह है कि ये जो गोलवार सपोटा है इसको GI टैग मिला हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र का राज्य चीकू उत्पादक संघ जो है उसके पास इसका GI सर्टिफिकेशन है। इसकी खास बात है कि बहुत ज़्यादा मीठा होता है, एक यूनिक टेस्ट होता है। वो इसलिए आता है इसके अंदर क्योंकि जो गोलवार विलेज है उसकी कैल्शियम रिच सॉइल इसको एक विशेष तरह का स्वाद प्रोवाइड करती है। खास बात यह कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि भाई यूके में एक्सपोर्ट हो गया, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि यूके और EU जैसे जो देश हैं वो इंडिया के जो एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं उसके ऊपर एक बैरियर लगा देते हैं, विट इज़ कॉल्ड एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। यानी कि भाई वो नॉन टैरिफ बैरियर मतलब बैरियर ऐसे लगाएंगे, भाई आप अपना सामान यूके भेजना चाहते हो या EU में भेजना चाहते हो, तो वो आपको सीधा सीधा मना नहीं कर सकते कि भाई हमारे किसानों का कुछ बुरा हो जाएगा, आपका सामान यहाँ आएगा। तो वो क्या कहेंगे कि भाई हमें ऐसा लग रहा है कि आपके सामान में क्वालिटी नहीं है, इसमें उत्पाद अच्छा नहीं है, इसमें पेस्टिसाइड्स हैं, इसमें आपने फर्टिलाइज़र अच्छे यूज़ नहीं करे जो हमारी जनता के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो अक्सर वो चीज़ उन्हें प्रूव नहीं करनी होती, विच इज़ कॉल्ड एज फाइटोसैनिटरी मेजर्स। सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स ये आते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स के अंदर, कि भाई आपने ये सामान इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि इतना साफ नहीं है या हेल्थ को लेके बाद में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो EU और बाकी यूरोप की कंपनियां अक्सर ये नौटंकी इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के केस में करती हैं। तो ये एक तो गया है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये गोलवार सपोटा कहाँ गया, तो UK में गया, और इसको GI टैग कहाँ से मिला हुआ है, तो महाराष्ट्र संगठन ने इसको लिया हुआ है। और इसके अलावा सपोटा ऑलमोस्ट इंडिया में कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र, वेस्ट बंगाल हर जगह बोया जाता है। GI टैग की थोड़ी कहानी जान लेते हैं। GI टैग असल में एक विशेष तरह की किसी कहना टैग है जो आपको रेपुटेशन प्रोवाइड करता है कि अच्छा इस जगह से कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन से कोई चीज़ आ रही है तो इसमें विशुद्ध कुछ क्वालिटी होगी, क्योंकि ये जगह जानी जाती है इस चीज़ के लिए। जैसे अल्फांसो मैंगोज हो गए, या फिर मुजफ्फरपुर की लीची हो गई, इस तरह की कुछ है, जैसे ये यहाँ का सपोटा हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी स्पेसिफिकली जानी जाती हैं। कश्मीर का केसर हो गया। तो ये कुछ लोकेशंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही फेमस है। क्यों? क्योंकि वो उस लोकेशन से आती है जहाँ स्पेसिफिकली उस क्वालिटी का वो उत्पाद उत्पन्न होता है। इंडिया में जो ये GI रजिस्ट्रेशन होती है, ये GI ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के अंतर्गत होती है, और इंटरनेशनली भी इसको जो पहचान मिलती है, वो मान्यता मिलती है इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत, जो आता है पेरिस कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंतर्गत, राइट। अब खास बात ये कि जो ये आइटम एक्सपोर्ट होगा,
इसके तहत कौन सी बॉडी इसको और ज़रा कोशिश करेगी भाई और ज़रा एक्सपोर्ट हो, तो इंडिया में एक स्पेसिफिक बॉडी है उसके लिए, विच इज़ एपटा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट लिमिटेड अथॉरिटी। इतना लंबा नाम अक्सर हमें नहीं देखने को मिलता, सीधा एपेटा लिखा हुआ होता है। तो ये एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आने वाली बॉडी है। अगर आपको ऑप्शन में एपेटा मिलेगा कि भाई वो सपोर्टा एक्सपोर्ट बढ़ा रही है, तो आप सोचेंगे अच्छा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आती होगी, फार्मर वेलफेयर के अंदर आती होगी, पर नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, जो कि बढ़ावा देती है एक्सपोर्ट्स को। तो एक्सपोर्ट ट्रेड प्रमोशन बॉडी है ये, 1986 में फाउंड की गई थी। एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को, वो जीआई टैग वाले हों या बिना जीआई टैग वालों को भी ये बढ़ावा देने की मदद करती है। अगला एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है लेटोलोफस गैलोरम के बारे में। ये एक तरह का 72 मिलियन साल पुराना एक डायनासोर स्पीसीज का एक अवशेष मिला है, जो कि मैक्सिको का जो स्टेट था कोआहुला, वहाँ पे पाया गया। तो ये खास बात यह है कि ये एक तरह का डायनासोर था, या फिर जिसे आप कह सकते हैं कि एक विशेष तरह का डायनासोर था, जो कि कम्युनिकेट बहुत हाई लेवल पे कर पाता था और लो फ्रीक्वेंसी साउंड पे बात करता था, एलिफेंट्स की तरह। तो हमारे लिए इसका पूरा नाम रटना इतना ज़रूरी नहीं है, पर हाँ हमें ये एक आइडिया होना चाहिए ये क्या है, लेटोलोफस गैलोरम क्या है। तो ये एक डायनासोर स्पीसीज है जिसका अवशेष हमें प्राप्त हुआ कहाँ, तो मैक्सिको में, इंडिया में तो नहीं मिला है। तो ये पीसफुल और टोकेटिव डायनासोर्स थे जिनके पास लाउड साउंड निकालने की भी कैपेसिटी थी, और ये लो फ्रीक्वेंसी पर भी कम्युनिकेट कर लेते थे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिग 5 प्रोजेक्ट। बिग 5 प्रोजेक्ट असल में उन 5 बड़े एनिमल्स के ऊपर लॉन्च किया गया कि भाई शिकार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कई जानवरों को मारा जाता है। तो बिग 5 प्रोजेक्ट कोशिश करता है कि जो 5 बड़े एनिमल्स हैं, जो 5 कीस्टोन स्पीसीज़ हैं, कीस्टोन स्पीसीज़ वो होती हैं जो पूरे बाकी स्पीसीज़ के लेगेसी पे, उनके एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाती है। अगर वो स्पीसीज चली गई तो एक बहुत बड़ी दुष्प्रभाव होता है बाकी जो उस फूड चेन में डिपेंडेंट है उस जानवर के ऊपर, बाकी के जानवर उनके केस में। तो कीस्टोन स्पीसीज, फ्लैगशिप स्पीसीज, ये सब आपने एनवायरमेंट में ज़रूर पढ़ा होगा। तो वो 5 कीस्टोन स्पीसीज जिसमें लायन, टाइगर, पोलर बेयर, एलिफेंट और गोरिल्लाज आते हैं, ये इसके लिए किया गया। और ये जिन्होंने लॉन्च किया उनका नाम है ग्रैम ग्रीन, और ये इंटरनेशनल इनिशिएटिव है कि भाई आप उन पे गोलियां ना चलाओ बल्कि उनके फ्रेम अपने घर में लगाओ। तो ये इसी वाइल्ड लाइफ क्राइसिस को दिखाने के लिए बनाया गया कि कैसे हैबिटाइट लॉस हो रहा है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है और कैसे उनकी जान जा रही है। आगे बढ़ते हैं। एक और न्यूज़ जो है सुंदरलाल बहुगुणा के निधन की, जो एक फेमस एनवायरमेंटलिस्ट और गांधीयन व्यक्ति थे, जो 94 ईयर्स की एज में कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन उनकी मृत्यु हो गई। और बहुत फेमस एनवायरमेंटलिस्ट हैं क्योंकि जो चिपको मूवमेंट थी उनके एक लीडर्स में से एक थे। इसके अलावा इन्होंने इसके बाद, अब अगर क्वेश्चन इस पर बनता है तो ऐसे बनता है क्या इन्होंने हम सबको पता है कि चिपको मूवमेंट में एक बड़ा रोल था इनका, पर क्या इन्होंने एंटी लिकर कैंपेन चलाई थी, क्या इन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ कैंपेन चलाई थी। तो आप सोच सकते हैं कि एनवायरमेंटलिस्ट शायद वो कार्य ना करे, पर ये सब कार्य भी इन्होंने किए हैं और इन्हीं के लिए इनको बाद में पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जो बात थी सुंदरलाल बहुगुणा जी की, इनकी जो मूवमेंट थी वो क्या थी, ये असल में उत्तराखंड के चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है, अब उत्तराखंड के अंदर आता, सॉरी पहले यूपी के अंदर था। 1973 में यहाँ पे एक एजिटेशन शुरू हुआ जहाँ लोग पेड़ों को गले लगा लेते थे पर कटने नहीं देते थे, चिपक जाते थे एक तरह से। तो वो काफ़ी इंटरनेशनली भी फेमस हुआ है और इसमें एक ऐसी इन्वायरमेंटल मूवमेंट थी जहाँ महिलाएं काफ़ी तेज़ी से आगे आई, काफ़ी बड़ा उन्होंने रोल प्ले किया इसमें। और फॉरेस्ट राइट और एक्टिविज़म और कैसी पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए इकोलॉजी और रिसोर्सेज के बारे में, उसको लेकर एक बहुत बड़ा इसने सेटअप तैयार किया। उससे पहले इंडिया में इन्वायरमेंटल मूवमेंट इस तरह की नहीं हुई थी। ये पहला ऐसा चिपको मूवमेंट, पहला ऐसा एनवायरमेंटल मूवमेंट था जो कि मीडिया में भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, अर्बन शहरों में भी अवेयरनेस आई कि भाई क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं एनवायरमेंटल अगर हम चीज़ों को कंट्रोल ना करें तो इसके बाद हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा कवरेज मिलने लग गई और मीडिया और जो न्यू एनवायरमेंटलिस्ट की एक पूरी फौज है वो तैयार हुई। तो न्यू एनवायरमेंटल मूवमेंट, ओल्ड एनवायरमेंटल मूवमेंट, ये आप पढ़ेंगे आगे, पर ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए कि भाई क्या ये बातें थी। तो इन्हें वो पेड़ जो गिर रहे थे उनको इन्हें रोकने के लिए ये स्टार्ट किया था। तो कुछ और जो मेजर एनवायरमेंटल मूवमेंट हैं वो ज़रा आप देख लीजिए। जैसे बिश्नोई मूवमेंट बहुत पुरानी मूवमेंट है और ये अमृता देवी ने स्टार्ट करी थी। फिर चिपको मूवमेंट है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो कि केरला के कांतीपुरा रिवर के ऊपर हो रहा था। फिर जंगल बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तहरी डाम आंदोलन जो ऑब्वियसली चिपको जिसका पार्ट है, ये भी उसका ये हिस्सा था इसमें भी, जो कि भगीरथी और भील गंगा रिवर्स के ऊपर हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में। कल बात करता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में, जो कि 22 मई को ऑब्जर्व किया गया था। तो इसके लेके कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहूँगा कि पहले कई सारे डे होते हैं, सारे डे उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जैसे हमारी ज़िंदगी में सारे डे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ये डे स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि CBD के सेक्रेटेरिएट इसकी थीम डिसाइड कर रही है और इसकी थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो अगर
चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि CBD जैसी कोई बॉडी है या फिर UNFCCC कुछ डालती है, तो वो हमें पता होना चाहिए। और इस केस में स्पेसिफिकली ये कब मनाया गया, तो 22 मई को। इसकी थीम क्या थी, विच वॉज वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो इससे हमें कुछ चीज़ें याद आनी चाहिए कि पहले की CBD है क्या, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब साइन हुई थी, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ये साइन हुई थी 1992 में, जब अर्थ समिट थी तभी। और ये क्या है भाई, असल में एक ट्रीटी है जो कि क्या प्रमोट करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगी, जब जो भी डेवलपमेंट है वो बिना नेचर को ज़्यादा नुकसान पहुंचाए की जाएगी, इन अ प्रॉपर सस्टेनेबल वे में। बातें रिपीट कर रहा हूँ एक तरह से, बट इट इज़ ऑल अबाउट दैट कि आप चीज़ों को कंजर्व करेंगे और जो भी डाइवर्सिटी है उसको बचाएंगे, और साथ ही साथ जो रिसोर्सेस निकल रहे हैं किसी एक कम्युनिटी से या कहीं से, उसको कोई मोनोपोलाइज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, तुलसी का काढ़ा या फिर तुलसी का इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है काफ़ी टाइम से। अब तुलसी पे कोई पेटेंट लेके उससे कोई दवा बना के इंडिया में ही बाकी कंपनियों को रोक दे, आपके घर में आके कहे कि भाई आप तुलसी के पौधे का यूज़ ना करो, तो ये ऐसे एग्जांपल है जो कि दिखाता है कि भाई डाइवर्सिटी का या जो रिसोर्सेज उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल। इसके अलावा जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं उसका भी इस्तेमाल, जैसे अफ्रीका के कुछ देशों में कुछ अगर दवाइयाँ मिलती हैं, कुछ ट्रेडिशनल जो चीज़ें वो यूज़ किया करते थे उसको मार्केटाइज करके कोई कंपनी उसका IP ले ले और उनको ही इस्तेमाल ना करने दे। ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो आती हैं इसी डाइवर्सिटी को सेव करने के अंतर्गत। तो इसका एक ही एंगल नहीं है, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अगर 3-4 ऑप्शन आए तो उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी हो आपको। तो ये जो CBD है इसका काम है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इस्तेमाल उसको बढ़ावा देना, और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स जो निकलेंगे जेनेटिक रिसोर्सेज से। तो CBD का अब इतना कर ही नहीं, तो CBD का सेक्रेटेरिएट कहाँ है, तो भाई ये मॉन्ट्रियल में है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसको कौन ऑपरेट करता है, किसके अंदर ये ट्रीटी ऑपरेट होती है, फंडिंग वगैरह बहुत सारे झमेले होते हैं, अक्सर हम इन क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। तो CBD डज इट ऑपरेट्स अंडर UNFCCC और डज इट ऑपरेट्स अंडर UNDP या फिर ये UNEP के अंतर्गत आता है। तो आपका सही आंसर इट इज़ अंडर UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमें कंफ्यूज कर सकती हैं। और इसके अलावा जो COP होता है इसके अंदर, COP मतलब वो पार्टीज़ होती हैं, वो कंट्रीज़ आई हैं जो इस ट्रीटी के तहत आई हैं, और वो मिलती हैं हमारे पास और चेक करती हैं कि भाई क्या प्रोग्रेस हुई, क्या और ज़रूरत है चीज़ें बदलने की। इस CBD को 1992 में जब साइन किया गया था उसके बाद से कन्वेंशन में लगातार इंप्रूवमेंट की गई। इसमें कुछ और प्रोटोकॉल्स जुड़े गए हैं, जैसे कार्टाजीना प्रोटोकॉल या नागोया प्रोटोकॉल। तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल पहले बात करता है LMOs के बारे में, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में। यानी हमने कोई BT ब्रिंजल बना दिया, कोई नई चीज़ डेवलप कर ली, और लेट्स से US ने डेवलप कर लिया और इंडिया को उन्होंने भेज दिया, इंडिया को बिना बताए कि भाई ये किस प्रकार का ब्रिंजल है या किस प्रकार का मस्टर्ड है। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए कार्टाजीना प्रोटोकॉल बहुत काम करता है कि जब भी ऐसा कोई मॉडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक देश से दूसरे देश जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है या ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उसकी प्रॉपर जानकारी दी जाए, पहले से अप्रूवल लिया जाए, राइट। और ये जितने भी प्रोटोकॉल हैं, मैं आप पे उम्मीद करता हूँ कि आपने एनवायरमेंट में पढ़े होंगे और आप डीपली पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन देयर इज़ नागोया प्रोटोकॉल जो अगेन 2010 में हुआ था। इसके तहत ये बात थी कि जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज होंगे उससे जो बेनिफिट्स आएंगे वो सबको इक्वल तरीके से बांटे जाएंगे। इनमें से किस में आप मुझे बताइए AIA का कॉन्सेप्ट है, क्या होता है AIA? और डिटेल में बताऊँ मैं तो एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट, जो कि LMOs के केस में होता। तब LMO बताया तो आपको पता होना चाहिए कि वो कार्टाजीना की बात हो रही है। तो जो भी ऐसा की टर्म है जो आपको मिला, आप उसको किसी एक प्रोटोकॉल के साथ अटैच कर लेंगे, तब वो प्रोटोकॉल आपको ज़्यादा आसानी से याद रहेगा। सो अब इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और पॉइंट जो छूट गया था, HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। कई सारे इसमें क्लासेस ऑफ टारगेट सेट किए गए थे कि भाई हमें 2011 से लेकर 2020 तक बायोडाइवर्सिटी को कैसे बढ़ाना है और कैसे जो रोकना है इसकी घटती हुई जो बायोडाइवर्सिटी है उसको रोकने के लिए टारगेट्स से। बहुत लंबी कहानी है HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स की, जो आपको एनवायरमेंट के अंदर कराई गई है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में। 2020 की रिपोर्ट पब्लिश हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, क्यों? क्योंकि जो दो बॉडीज़ इसको पब्लिश करती है वो है IUCN और UNEP। दोनों ही UPSC की फेवरेट बॉडीज़ में से एक हैं, काफ़ी क्वेश्चन इनसे बार बार आते हैं। तो पहली बात की रिपोर्ट किसने पब्लिश की हमें पता लग गया। ये रिपोर्ट किस लिए पब्लिश की जाती है? तो इसलिए पब्लिश की जाती है ये देखने के लिए कि जो गोल्स 2010 में डिसाइड हुए थे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टारगेट के अंतर्गत, उसकी कितनी पूर्ति हुई है, कितना प्रोग्रेस वहाँ पे किया गया है, और जो इसका प्रमुख पर्पज़ है इसके अंतर्गत क्या मेजर करेंगे ये। तो ये स्पेसिफिक रिपोर्ट इसी CBD के अंतर्गत जो बायोडाइवर्सिटी मेजर्स थे कि उनको कितना हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे इसके ऊपर फोकस करती है। तो इसको लेके जो मेजर्स HE11 टारगेट के अंतर्गत हमने सेट किए थे ये उसको फॉलो करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए HE11 टारगेट के अंतर्गत क्या क्या आता है। इसके अंदर प्रोमिनेंटली दो चीज़ें ही आती हैं। एक कि इन अर्थ का 17% जो लैंड एरिया है उसको हम प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत डाल देंगे ताकि कम से कम वहाँ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होती रहे।
और दूसरा दुनिया का 10% जो मरीन एरिया है वो भी प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत आना चाहिए। और जो इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है वो ये भी तय करेगी कि भाई कितना आगे हमें और मेजर्स लेने हैं। और जो अगली मीटिंग है 2010 में जो हुई थी, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2021 में होने वाली है, जो कि चाइना के कुनमिंग में होंगी। तो उसमें क्या मेजर्स लिए जाएंगे, क्या वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में चेंजेस होना है, क्या फ्रेमवर्क बनने हैं, उस पर भी बहुत कुछ इस रिपोर्ट में ग्राउंड वर्क दिया गया उसके ऊपर। और एक स्पेशल चीज़ जो ऐड की गई है वो है कि अगर मैं आपको प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप सोचेंगे कि नेशनल पार्क्स या मरीन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं या कुछ इस तरह की बॉडीज़ हैं स्पेसिफिकली उनको ही गिना जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट में पहली बार जो कोर नेशनल पार्क्स या कोर जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनके अलावा उनके साथ के जो एरियाज़ होते हैं, अदर इंपॉर्टेंट एरियाज़ जिनके थ्रू उस एरिया के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। अगर मैं बात करूं कि लेट्स से गिर फॉरेस्ट की बात कर लें, तो गिर फॉरेस्ट के आसपास के इलाकों में क्या कंजर्वेशन मेजर्स किए गए हैं, तो उसको भी काउंट इन किया गया है, जिसे नाम दिया गया है OECM का, यानी अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। यानी जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनके बाहर इन सिटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्या कदम उठाएगा। अब इन सिटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब होता है कि उसी इन्वायरमेंट में एक्स सिटू मतलब होता है आप किसी जानवर को जो बहुत बुरी हालत में है वो जंगल से निकाल के किसी प्रोटेक्टेड एरिया में ले जाओ, किसी जहाँ लिमिटेड एरिया है उसके मूवमेंट के लिए, जब उनकी जनसंख्या बढ़ जाए तो फिर उनको वाइल्ड में लाके छोड़ दो, वो होता है एक्स सिटू। इन सिटू मतलब जो इलाका है जहाँ वो है उसी एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में। तो इन सिटू कंजर्वेशन मेजर्स प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अलावा जो उसके आसपास के इलाके हैं जो और इफेक्टिव एरियाज़ है वहाँ पर कितना किया गया। तो ये पता लगा है कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ नॉर्मली होते हैं वो होते क्या हैं, ये भी पता होना चाहिए ना आपको। वो लीगल एरियाज़ होते हैं, वो इलाके होते हैं जिनको गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि हाँ ये जोग्राफिकल एरिया जो है इसमें आप कुछ काम नहीं कर सकते, जैसे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पर आप घर नहीं बना सकते, ज़मीन नहीं खरीद सकते, कुछ इस तरह के कंजर्वेशन मेजर्स किए जाते हैं। उसके अलावा जो उसके आसपास के इलाके हैं वहाँ क्या कंजर्वेशन मेजर्स हुए वो भी इस बार गिने गए हैं, जिन्हें हम OECM के अंतर्गत डालते हैं। तो जो इस बार मेन फाइंडिंग्स हुई वो ये है कि 82% जो कंट्रीज़ हैं उनकी टेरिटरी में इंक्रीज़ देखा गया प्रोटेक्टेड एरियाज़ के मामले में और OECM के मामले में 2010 के मुकाबले। 2010 के बाद से अराउंड 82% कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि टेरिटरीज इंक्रीज़ हुई है प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंतर्गत। नॉर्मली अगर आपको मैं बोलूँ तो आप सोचेंगे कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ घटे होंगे, तो अगर ऑप्शन में ऐसा आता है तो आपको याद रहना चाहिए कि नहीं, इस रिपोर्ट के हिसाब से प्रोटेक्टेड एरियाज़ बढ़े हैं और उसके अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अलावा जो अदर कंजर्वेशन एरियाज़ है वहाँ भी ग्रोथ देखी गई है। और सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो देखी गई है वो OECMs में ही देखी गई है, स्पेसिफिकली मरीन और कोस्टल एरिया के आसपास। जो प्रोटेक्टेड कोस्टल एरियाज़ हैं या मरीन एरियाज़ हैं उनके आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। और 68% जो अभी नेटवर्क एरिया है वो 10 साल से भी कम पुराना है, मतलब पिछले 10 सालों में कई मेजर्स लिए गए हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ को बढ़ाने के लिए। खास बात, इंडिया में कितने प्रोटेक्टेड एरियाज़, कितना जोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं, तो इंडिया में ऑलमोस्ट 5% जो जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत गिना जाता है, और जिसके अंतर्गत 903 प्रोटेक्टेड एरियाज़ आते हैं। 903 प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से होंगे, जिसमें नेशनल पार्क्स हो गए, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, कम्युनिटी रिजर्व्स हो गए। तो 903 टोटल प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जिसमें कि 5% वो जोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं इंडिया का। तो इंडिया में भी ग्रोथ देखी गई है, और स्पेसिफिकली दुनिया भर में कहाँ ज़्यादा ग्रोथ देखी गई, तो मरीन इलाकों में। इसके अलावा जो की बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ हैं, नाम से क्लियर है, वो इलाके जिनका स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी के मामले में। अगर मैं आपसे पूछूँ इंडिया में कौन से एरियाज़ की बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ हो सकते हैं, मैं वेस्टर्न घाट्स की बात कर सकता हूँ, मैं कंचनजंगा के एरिया की बात कर सकता हूँ। तो ये इलाके ऐसे हैं जो की बायोडाइवर्सिटी एरिया हैं, जिनको ज़्यादा जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ और OECM मिला के भी कवर करते हैं। पूरा वेस्टर्न घाट तो हमारा प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन उसके अंतर्गत बहुत से इलाके प्रोटेक्टेड एरियाज़ में आते हैं। तो वो सब एक मिलाकर ओवरऑल एक कंप्लीट प्रोटेक्टेड एरिया का नेटवर्क बनता है, जिसके अंदर OECMs भी आते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जहाँ पे देखा गया काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। मैंने सिर्फ वेस्टर्न घाट का एग्जाम्पल लिया है, ये स्पेसिफिकली वेस्टर्न घाट पे फोकस नहीं कर रहे, ये बताने के लिए था आपको, राइट। तो जो कोर फाइंडिंग हमें इस रिपोर्ट की पता चली वो कि पब्लिश कौन करता है, IUCN प्लस UNEP। ग्रोथ देखने को मिली है 82% एरियाज़ में टेरिटरी की, किस चीज़ के अंतर्गत, प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंतर्गत और OECM के अंतर्गत, राइट। और मैक्सिमम जो ग्रोथ है वो पिछले 10 सालों में हुई है, 2010 के 12, और अगले साल ये कॉन्फ्रेंस कुनमिंग चाइना में होने वाली है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हाई मरकरी लेवल जो रिवर्स में पाया गया है उसके बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि नेचर जियोसाइंस में एक स्टडी को पब्लिश किया गया कि जो ग्रीनलैंड का ग्लेशियल मेल्ट वाटर है उसमें मरकरी का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। मरकरी के बारे में समझिए, ये नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, नेचर में वैसे भी मिलता है, एयर में, वाटर में, सॉइल में, रॉक्स की वेदरिंग के प्रोसेस में, वॉल्केनिक एरप्शन, जियोथर्मल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, इन सभी में ये आपको मरकरी मिल जाता है। फर्दर ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी निकलता ही है। इसके हेल्थ के ऊपर काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। नर्वस सिस्टम में टॉक्सिक इफेक्ट होता है, डाइजेस्टिव और इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है, लंग्स, किडनी, स्किन, आईज सभी को नुकसान होता है।
केमिकल्स ऑफ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है जो WHO ने डिक्लेयर किया है, उसमें 10 केमिकल्स का जिक्र है, उसमें एक मरकरी भी है। मिनीमाटा डिसीज मरकरी की वजह से होती है। इसे पहली बार जापान के मिनीमाटा बे में डिटेक्ट किया गया था, वहां के आसपास के लोगों में, इसीलिए इसे मिनीमाटा डिसीज नाम दे दिया गया। अभी अगर कोई चाइना वायरस कहते तो दिक्कत होने लगती है, लेकिन मिनीमाटा डिसीज आप बोल सकते हो। खैर, ये तो दूसरा मुद्दा हो जाएगा। मिनीमाटा कन्वेंशन देखिए एक यूएन ट्रीटी है जिसके माध्यम से इस डिसीज को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू मरकरी का रिलीज होता है हम उसे कंट्रोल कर सकें। 5th सेशन जो हुआ था इंटरगवर्नमेंटल निगोशिएटिंग कमेटी का स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 2013 में, उसी समय ये ट्रीटी आई थी। 2017 में इफेक्टिव हुई। जो एंथ्रोपोजेनिक रिलीज है मरकरी का, जो हम करते हैं, उसे कम करने की बात की गई है। फर्दर जो कई सारी कंपनीज इसका रिलीज करती हैं उनको कंप्लाई करना होगा, वो उसे अच्छी तरीके से स्टोर करें जो मरकरी वेस्ट है उसे, जिन्होंने भी इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल अवार्ड फॉर रिसाइक्लिंग कार्बन टेक्नोलॉजी के बारे में है। अभी नेशनल अवार्ड 2021 टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बोर्ड ने एक स्टार्टअप को दिया है, वो बेंगलोर का स्टार्टअप है। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को कमर्शियल सॉल्यूशन के तौर पर कन्वर्ट करने का मैकेनिज्म बताया। मतलब उसे केमिकल और फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारी पहले बात हुई थी कि CO2 के जब भी कन्वर्जन की बात होती है तो कोशिश ये की जाती है कि उसे किसी फ्यूल में कन्वर्ट कर लिया जाए, केमिकल में, जिसकी एक वैल्यू हो, ताकि जो प्रोसेस की कॉस्ट है हम वो निकाल सके ना। उन्होंने एक इफिशिएंट कैटलिस्ट और मेथोडोलॉजी डेवलप की है जिसके जरिए हम CO2 को मेथनॉल और कुछ अदर केमिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ खास डिटेल तो नहीं आई हैं, कुछ सुपरफिशियल डिटेल्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। देखिए, CO2 जो है वो कई सारे सोर्सेस से निकलता है, एज यू नो, कोल, नेचुरल गैस, पावर जनरेशन सेक्टर, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, सभी जगहों से आपको CO2 निकलता हुआ दिखी जाता है। इन्होंने CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड सिक्वेस्ट्रेशन में जो भी तकनीकियां इन्वॉल्व होती हैं उनका इस्तेमाल किया है ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग के थ्रेट को हैंडल कर सकें। उन्होंने ये कहा कि वो इस रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर देंगे जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च को, जो एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का। CCUS की बात करें तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन हो रहा है उसके सोर्सेस को वो आइडेंटिफाई करके वहीं से कार्बन को कैप्चर कर लेते हैं, या तो उसे किसी तरीके से इस्तेमाल कर दिया जाएगा या कहीं डंप कर दिया जाएगा, या फिर किसी माध्यम से उसे सोखने का प्रयास किया जाता है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1995 के तहत बनाई गई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है। कोशिश करती है कि जो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है उसका कमर्शियलाइजेशन किया जाए, जो इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी है उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इसमें 11 बोर्ड मेंबर्स होते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में है। ये नेशनल पार्क न्यूज में आया है बिकॉज साइक्लोन याश ने वहां पर कई सारे पेड़ों को गिरा दिया है और फौना का कितना नुकसान हुआ है ये अभी कैलकुलेट किया जा रहा है, कितने जीवों ने नुकसान सहा है। जानते हैं भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में। ये केंद्रापारा जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वहां पर सिचुएटेड है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये है केंद्रापारा, इसके यहां पर आपको भितरकनिका नेशनल पार्क मिलेगा। ये नेशनल पार्क फेमस है मैंग्रोव्स के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, टर्टल्स के लिए, जो एस्चुरियन क्रोकोडाइल्स हैं, और कई सारे क्रीक्स के लिए। सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया का आपको इसी नेशनल पार्क के रीजन में मिलता है। भितरकनिका जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें आपको 3 प्रोटेक्टेड एरियाज मिलते हैं। एक तो भितरकनिका नेशनल पार्क, दूसरा भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और तीसरा गहिरमाथा मरीन सेंचुरी। भितरकनिका जो ब्राह्मणी, बैतरनी, धमरा और महानदी रिवर सिस्टम है उसके रीजन में आता है। ऐसा भी कहा जाता है कि देश के जो 70% एस्चुरियन या फिर साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं वो आपको यहीं पे मिलेंगे, जिनको कंजर्व करने के प्रयास 1975 से ही स्टार्ट कर दिए गए थे। वाइड रेंज ऑफ फौना आपको यहां मिलेगा, लगभग 3000 स्पॉटेड डियर्स बर्ड की जो स्पीसीज हैं, वाइल्ड बोर्स, जैकाल, हाइनास, जंगल कैट, फिशिंग कैट, वाटर मॉनिटर लिजार्ड, रेशस मकाक, कॉमन लंगूर, इंडियन साइवेट कैट, हेयर, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। मतलब एक रिच बायोडाइवर्सिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। 1998 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और अगस्त 2002 में इनका प्रमोशन कर दिया गया, मतलब कि यूनेस्को की रामसार साइट की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया। नेक्स्ट आर्टिकल ब्लैक बक्स के बारे में है। अभी हाल ही में इनकी पॉपुलेशन को लेकर एक सेंसस हुआ जिसका फिगर अभी रिलीज किया गया। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने इस सेंसस के डेटा को रिलीज किया जिसमें यह बताया गया कि उड़ीसा में पिछले 6 सालों में जो ब्लैक बक की पॉपुलेशन है वो दोगुनी हो गई है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, ब्लैक बक जो होता है वो एक प्रकार का इंडियन एंटीलोप है। एंटीलोप समझते हैं ना, वही हिरन।
ये इंडिया और नेपाल में पाए जाते हैं। भारत की बात करें तो आपको एंटीलोप राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा में मिल जाएंगे। इसे एपिटोम ऑफ ग्रासलैंड भी कंसीडर किया जाता है, मतलब अगर ये हैं तो ग्रासलैंड की कंडीशन अच्छी है, ऐसा माना जाता है। इन्हें चीता के बाद फास्टेस्ट एनिमल कंसीडर किया जाता है। बहुत तेजी से दौड़ते हैं, ज़्यादातर दिन में ही अपनी एक्टिविटीज़ करना प्रेफर करते हैं। राजस्थान में एक विश्नोई कम्युनिटी है, वो ब्लैक बक और चिंकारा को कंजर्व करने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये 3 राज्यों का स्टेट एनिमल भी है। कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। हिंदुइज्म में ब्लैक बक को प्योरिटी का सिंबल माना जाता है, क्योंकि इनकी स्किन और इनकी सींग को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। बुद्धिज्म में भी इसे गुड लक का प्रतीक माना जाता है, मतलब आपने ब्लैक बक देख लिया तो आपका दिन अच्छा जाएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में शेड्यूल 1 में रखा गया है। हालांकि आईयूसीएन स्टेटस जो है वो लीस्ट कंसर्न है, साइट्स के अपेंडिक्स 3 में है। प्रोटेक्टेड एरियाज जो ब्लैक बक को प्रोटेक्ट करते हैं, 2000 वेलावडार ब्लैक बक सेंचुरी गुजरात में, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और कॉर्बेट नेशनल पार्क। इनको किन किन चीज़ों से खतरा है? इनका हैबिटेट लगातार खत्म हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से इनके पास रहने को जंगल नहीं है, कई बार नेचुरल कैलेमिटीज़ में भी इनकी जान जाती है, इनकी इलीगल हंटिंग की जाती है। फर्दर एक आदमी से भी इनको अक्सर खतरा बना रहता है, जिनका नाम मैं यहाँ नहीं लूंगा क्योंकि आप सभी लोग समझदार हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूरेशियन ग्रिफन वल्चर के बारे में है। हाल ही में यूरेशियन ग्रिफन वल्चर को स्पॉट किया गया है, जो महाराष्ट्र का सतारा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। यह सेंचुरी है सह्याद्री टाइगर रिजर्व में। ग्रिफन का मतलब होता है, पहले जो यूरोपियंस इंडिया में आते थे नए नए, उनको ग्रिफन बोलते थे। अब चूंकि ये भी यूरोप से ही आता है, इसलिए इसे यूरेशियन ग्रिफन वल्चर बोलते हैं। खैर, ये इसका नाम है। ये ट्राई कलर वल्चर है, 3 रंग का है। हेड और नेक पे आपको व्हाइट कलर मिलेगा, शरीर हल्का पीला और कंट्रास्टिंग ब्लैक कलर के पंख। कई सारे रीजन में आपको मिलेगा, तिब्बत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मंगोलिया और वेस्ट चाइना। इंडिया में बात करेंगे तो आपको मिलेगा नदन प्लेन्स में और हिमालयाज के रीजन में। कंजर्वेशन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, आईयूसीएन की हम बात कर रहे हैं। यहां पर फूड की बात करें तो जो मृत शरीर होता है जानवरों का या फिर किसी भी और जीव का, ये उनके सॉफ्ट पार्ट होता है उसे खाते हैं, लाइक मसल्स या फिर विसरा, आंत। ये लंबे डिस्टेंस तक अपने खाने के लिए ट्रेवल करने के लिए जाने जाते हैं। अब बात चल रही है तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व की भी बात कर लेते हैं, जो महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट का रीजन है, जिसे सह्याद्री रेंजेस भी आप कहते हैं, वहां पर ये टाइगर रिजर्व है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के बीच में कॉमन बाउंड्री भी बनाता है। टाइगर रिजर्व जो है, इसमें आपको चंदोली नेशनल पार्क भी मिलेगा, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलेगी। यहाँ पर आपको एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। वेस्टर्न महाराष्ट्र में ये एकमात्र टाइगर रिजर्व है। वैसे देखिए, चौथा टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का ओवरऑल। 2008 में इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। मैप में देखेंगे तो ज्यादा अच्छा पिक्चराइज होगा। देखिए, ये है इंडिया में यहाँ पर है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के यहाँ सदर्न पार्ट में आप देखेंगे तो ये जो पूरा एरिया है, ये है सह्याद्री टाइगर रिजर्व का पार्ट। ठीक है, हमारा अगला आर्टिकल सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फूड सिस्टम के बारे में है। अब इंडिया में फर्स्ट नेशनल डायलॉग होने वाला है एग्री फूड के ऊपर, एग्री फूड सिस्टम के ऊपर। ये न्यू दिल्ली में होने वाला है और ये एक तरीके का प्रीकर्सर है, मतलब एक इवेंट जो दूसरी इवेंट के पहले हो रही है। कौन सी इवेंट होनी थी? तो यूनाइटेड नेशंस का जो फूड सिस्टम समिट है वो सितंबर 2021 में होना था, और उसके पहले ये नेशनल डायलॉग फॉर एग्री फूड सिस्टम हुआ है। अब यहाँ पर किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा, ये हमें नाम से समझ में आ रहा है। पहली बात तो सस्टेनेबल, दूसरी बात इक्विटेबल फूड सिस्टम के ऊपर काम करा जाएगा। सस्टेनेबल की बात है तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 को अचीव करने के पाथवे में ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर समिट में 5 ट्रैक्स हैं, 5 एक्शन ट्रैक्स हैं, जिनका हम नाम देख लेते हैं। सबसे पहले तो सेफ और न्यूट्रिशियस फूड की बात करी गई है। दूसरे में सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न होना चाहिए, कि जो कंजम्पशन पैटर्न हो वो ऐसा हो कि हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी कुछ दे पाएं, उनके एरिया से या फिर उनके पीस ऑफ केक में से हमें कुछ ना लेना पड़े। वी टेक द बाइट ऑफ आवर ओन केक्स। तीसरा एक्शन पॉइंट जो है वो है कि हम पॉजिटिव प्रोडक्शन करें, नेचर बेस्ड प्रोडक्शन जो होती हैं उनको बूस्ट करें। चौथा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इसी पे फोकस कर रहा है। फोर्थ एक्शन प्लान के लिए, एक्शन ट्रैक के लिए इंडिया ने वॉलंटियर किया है, जो है इक्विटेबल लाइवलीहुड के बारे में। और चौथा है रेजिलियंस डेवलप करने का। जो शॉक्स एंड स्ट्रेस होते हैं उसमें हमें रेजिलियंस डेवलप करना है ताकि उनसे कम इफेक्ट पड़े। अब बात करी जाए सस्टेनेबल फूड सिस्टम की, तो पर्टिकुलरली यहाँ पर फोकस करा जाएगा इंटरलिंकेजेस के ऊपर।
जैसे आप देखें कि खाना प्रोड्यूस करने में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे प्रोडक्शन होगा, प्रोसेसिंग की ज़रूरत होगी, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, डिस्पोजल, ये सारी चीज़ें होती हैं। और फूड प्रोडक्शन या फिर जो फूड प्रोडक्ट है पर्टिकुलरली, वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से, फॉरेस्ट और फिशरी, ये 3 इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाते हैं फूड प्रोडक्शन के। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर में एक वाइडर परव्यू लेंगे जिसमें हम एनिमल हस्बेंड्री भी साथ में ऐड कर लेंगे, जिससे हमारी जो मीट रिक्वायरमेंट्स है वो भी फुलफिल होती है। उसके अलावा यहाँ पर 3 और एस्पेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक, सोसाइटी और नेचुरल एनवायरनमेंट को भी इन्वॉल्व करा जाएगा, उन सबको साथ में लेकर चला जाएगा। फूड के और कौन कौन से सब सिस्टम है, जैसे आप समझते हैं कि जो फार्मिंग का सिस्टम है, वेस्ट मैनेजमेंट है, इनपुट सप्लाई सिस्टम है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन सबको साथ में इंटरेक्ट करके चलना पड़ेगा ताकि एनर्जी सिस्टम, ट्रेड सिस्टम और हेल्थ सिस्टम साथ में बन पाए। अब ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड क्यों है? एक तरफ फूड इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन होगा फूड का, कंजम्पशन होने वाला है, डिस्पोजल होने वाला है, और डिस्पोजल से आपको मालूम है अगर प्रॉपर डिस्पोजल ना हो या फिर क्लीन फूड कंज्यूम ना हो तो उससे कितने सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ काम करने की ज़रूरत है, और इसके लिए क्या ज़रूरत है कि हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने होंगे हमारे फूड सिस्टम में। वो आ सकते हैं अगर हम प्रॉपर पॉलिसीज़ को प्रमोट करें, सही तरीके की पॉलिसीज़ को प्रमोट करें। जैसे मान के चलिए बायोफ्यूल की एक पॉलिसी है जिसमें जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है उसमें हम उसी से अगर बायोफ्यूल जनरेट करें तो वो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ला सकता है फूड सिस्टम पे। ये जो सस्टेनेबल फूड सिस्टम है, इस सिस्टम में पर्टिकुलरली फूड की सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। पहली बात है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, मतलब प्रॉफिट रहेगा थ्रू आउट द चैनल, सबको प्रॉफिट होने वाला है। इसके अलावा ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट्स होंगे, मतलब सोशल सस्टेनेबल सिस्टम होगा। इसके एक और फाइनल पॉइंट जो है जिस पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है, उसको हमें समझ में आना चाहिए कि ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी ध्यान देने वाला है। जनरली आपने देखा होगा कभी अगर आपने एक लेस का पैकेट खरीदा तो उसके प्रोडक्शन पे बढ़िया ध्यान दिया जाता है, हाई क्वालिटी के आलू यूज़ किया जाएंगे, बढ़िया प्रोसेसिंग होगी, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उस पैकेट को डिस्पोज करने का कोई प्रॉपर मेथड नहीं होता है, जिसलिए आफ्टर कंजम्पशन के बाद भी जो भी मैन्युफैक्चरर है उसकी लायबिलिटी रहेगी इनको प्रॉपर डिस्पोजल करना। तो एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी भी देखनी है, पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल इंपैक्ट पड़े इसके बारे में बात करनी है। इससे क्या होने वाला है कि जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके रिसोर्सेज में या उनकी ज़रूरतें में हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिकल, सस्टेनेबल एंड सोशल, ये तीनों तरीके अपनाए जाएंगे। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरनेशनल सस्टेनेबल फूड सिस्टम जो है FAO और UNEP, ये दोनों मिलके, साथ में एक और बॉडी है सस्टेनेबल फूड सिस्टम प्रोग्राम, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। ये पूरा काम जो शुरू हुआ था ये 2011 में हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड सपोर्ट कर रही है। रिसोर्स एफिशिएंसी पे बात करी जाती है। इनके कुछ जो मुख्य ऑब्जेक्टिव्स है, रिसोर्स में एफिशिएंसी होनी चाहिए, पॉल्यूशन जो है उसको कम करना है, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को एड्रेस करना है, जो इश्यूज हैं इससे संबंधित उन पे बात करनी है, साथ में लैंड यूज किस तरीके से हो रहा है फूड प्रोडक्शन के लिए, इसके बारे में भी बात करी जाएगी। और ये सारी चीज़ें हैं जिसमें 30 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस आज जुड़ी हुई हैं जो फूड से संबंधित और लैंड यूज सिस्टम से संबंधित चीज़ों में काम कर रही हैं। इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है ये 2017 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साथ एस्टैब्लिश हुआ था। अब यहाँ पर हम बात करें इंडिया के इनिशिएटिव की कि इंडिया ने किस तरीके से सस्टेनेबल फूड सिस्टम के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर एक मिशन का नाम याद रखें, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसमें एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल, रेम्यूनरेटिव, मतलब सबके लिए प्रॉफिटेबल हो, साथ में क्लाइमेट रेजिलेंट बनाने की बात करी जा रही है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जिनको हमें याद रखना है। 8 मिशंस हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो 2008 में आया था। इसको ऑपरेशनलाइज किया था 2014-15 में। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस की बात करती है। और तीसरी जो है वो है परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसमें बात करी जाएगी ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन की, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करा जाएगा। साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग को सर्टिफाई करने का भी काम इसी में होगा। ये इंडियन इनिशिएटिव्स हो गए। हमारा अगला आर्टिकल है सेकंड वर्ल्ड ओशन असेसमेंट के बारे में। अब ओशन की डिटेरियोरेटिंग स्टेट देखते हुए, मरीन एनवायरनमेंट जो कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है, इसको देखते हुए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक एस्टैब्लिशमेंट बनाई है, एक बॉडी है जो क्या काम करेगी, रेगुलरली ग्लोबल रिपोर्टिंग करेगी और असेसमेंट करेगी कि मरीन एनवायरनमेंट कैसा है। अब अगर ये सेकंड रिपोर्ट है, मतलब पहली रिपोर्ट भी आई होगी, तो पहली रिपोर्ट 2015 में आई थी। 2015 के बाद ये दूसरा असेसमेंट है और इसमें भी हमें पता चल रहा है कि जो ओशंस हैं उनका इकोसिस्टम, उनका एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली डिटेरियोरेट हो रहा है, सीवियर डिग्रेडेशन देखने मिल रहा है। और ये जो डिग्रेडेशन है इसकी साइकिल्स आगे और बढ़ती जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब पहली असेसमेंट में क्या अपडेट्स मिले थे, की फाइंडिंग्स क्या थी?
सबसे पहले हमें पता चला कि मरीन एनवायरनमेंट के ऊपर किस तरीके के प्रभाव पड़ रहे हैं। पॉपुलेशन जो है उसमें बढ़त आ रही है, डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं। अब देखेंगे पॉपुलेशन धीरे धीरे जैसे बढ़ते हैं उसी तरीके से मरीन एनवायरनमेंट पे, मरीन रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए एंड अदर लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ के लिए, टूरिज्म के लिए, इस सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं मरीन एनवायरनमेंट को, तो वहाँ प्रेशर पड़ेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ने वाली हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से एक तरफ जहाँ एनर्जी जनरेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ रही है, उसकी दूसरी तरफ आप देखें तो ओवर कैपेसिटी में भी यूज़ करा जा रहा है फिशरीज़ का। बहुत सी जगहों पर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह चेंज होने से भी जो प्रेशर है मरीन इकोसिस्टम पे, ओशंस पे, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ है। क्लाइमेट चेंज जो एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं, इंसानों की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, उसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें बढ़ रही हैं। दिक्कतें कैसे बढ़ रही हैं? जैसे ओशन लेवल जो है वो राइज कर रहा है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होती है ओशंस में, वो भी धीरे धीरे आप देखें उसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे टेम्परेचर राइज कर रहा है। ओजोन डिप्लीशन, आर्कटिक के आसपास की जो आइस है वो रैपिडली मेल्ट कर रही है। इवन दो ये जो इम्पैक्ट है ग्रीन हाउस गैस का कह लें या फिर जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने का इम्पैक्ट है वो इनसिग्निफिकेंट बता रहे हैं अंटार्कटिक पे, लेकिन वहाँ पे भी ओजोन डिप्लीशन देखने मिल रहा है। इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो भी बहुत सारे इफेक्ट्स डालती है। जैसे ओशन सर्कुलेशन में चेंज आएगा, न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आएगा, कार्बन अपटेक जो होता है, क्योंकि ओशंस भी कार्बन सिंक के तौर पर काम करते हैं, तो उसमें भी चेंज आ रहा है। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसके साथ में सैलिनिटी में चेंज आ रहा है, तो ओशन वेव्स जो होती हैं उनमें चेंज आएगा, ओशन करंट्स में चेंज आएगा। जो सी फ्लोर है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि जो सी लेवल है वो राइज कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत से आइलैंड नेशंस जो हैं उनमें दिक्कत आने लगी, उनका जो एरिया है वो श्रिंक हो रहा है, जो आइलैंड है वो डूब रहा है। ओशंस जो है वो एसिडिफाई भी हो रहे हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका लेवल भी बढ़ रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो वाटर एसिडिक होने लगता है। एसिडिक का मतलब क्या है? पीएच जो होता है उसका, वो आपको पता है कि 7 से कम होने लगे मतलब एसिडिक है, और 7 से 14 के बीच में बेसिक होता है। साथ में एर्गोनाइट सैचुरेशन। अब ये क्या चीज़ है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को एर्गोनाइट कहते हैं, और बहुत से मरीन एनिमल्स इसका यूज़ करते हैं स्केलेटन्स या शेल्स बनाने के लिए। इसमें भी आपको देखने मिलेगा कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसके बारे में आपको जानना है, ब्लू नेचुरल अलायंस। ये ग्रुप है 5 कोर पार्टनर्स का, ये आप नाम पढ़ सकते हैं। मिंडोरा फाउंडेशन है, रॉबिन मिलानी वर्टन फाउंडेशन है, कंजर्वेटिव इंटरनेशनल है। ये सारी ये जो पार्टनर्स हैं ये सब मिलकर कंजर्वेशन का काम कर रही हैं ओशन एरिया का, जिसमें मरीन प्रोटेक्शन की बात करी जाएगी, और भी जो एरिया है उसको कंजर्व करेंगे। इंडिजिनस प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड एरियाज जो है उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, पर्टिकुलरली फिजी के आसपास का इलाका, एंटार्क्टिका और त्रिस्तान द चूना आइलैंड ग्रुप्स जो हैं उसके पास के इलाके। इसके अलावा आप देखें तो टोटल एरिया 4.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का ये कवर कर रहे हैं, जिसको ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। अगली खबर है एमिशन के बारे में। आपके जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं जो कोयले पे चलते हैं, इनके लिए कुछ नॉर्म्स बनाए गए थे। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने कहा था कि आपको कुछ चेंजेस लेके आने हैं, और उसकी डेडलाइन रखी गई थी 3 साल की। कुछ इमिशन नॉर्म्स बनाए गए कि आप ये चीज़ इमिट करेंगे या फिर इस तरीके के इक्विपमेंट्स को यूज़ करना है, वो तमाम चीज़ें। तो 2015 की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफिकेशन लेके आती, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर्स की भी बात करी जाती, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मर्करी, और जो वाटर है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में, इन सब के ऊपर बात करी जाती है। इनके ऊपर नोटिफिकेशन एनवायरमेंटल नॉर्म्स का आता है। 2017 डेडलाइन रखी गई थी थर्मल पावर प्लांट्स के लिए। जो भी फ्लू गैस निकलती है उसमें एक डी सल्फराइजेशन का एक यूनिट लगता है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड की जो इमिशन है उसको कंट्रोल करा जा सकता है, उसको कट करा जा सकता है। और इसकी डेडलाइन 2017 में रखी गई थी, अब उसको 2022 कर दिया है। और ये अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग तरीके से है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके की कैटेगरीज है। तो अब जो डेडलाइन है वो 2022 के दिसंबर तक के लिए कर दी गई है सारे पावर स्टेशंस के लिए कंट्री में, क्योंकि बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन इश्यूज और चैलेंजेस आ रहे थे। अब इन नई गाइडलाइंस के बारे में जान लेते हैं। तो जब हम कोल से पावर जनरेट करते हैं, ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, वाटर भी लगेगा, लैंड भी लगेगा। इसके अलावा जो भी एंड प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो जो यूजफुल है एज इलेक्ट्रिसिटी तो यूज हो जा रहा है, लेकिन जो एशेज वगैरह हैं वो बहुत दिक्कत वाली हो जाती है एनवायरनमेंट के लिए। तो एक तरफ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री भी है, दूसरी तरफ रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ये दोनों चीज़ें एयर पॉल्यूशन में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देती है। कुछ मेजर पॉल्यूटेंट्स जिनकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, ये तो इससे मिट हो ही रहे हैं। साथ में जो सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट है, उन्होंने भी अपनी स्टडी में बताया है कि अगर टोटल इंडस्ट्रियल एमिशंस की बात करी जाए तो जो पार्टिकुलेट मैटर हैं वो 60% निकल रहे हैं।
45% सल्फर डाइऑक्साइड, 30% नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स निकल रही हैं और लगभग 80% ऑफ मरकरी जो है भारत की, इस देश की, वो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, इन इंडस्ट्रीज से हो रही है। अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो 70% जो टोटल फ्रेश वाटर है उसका विड्रॉल इन्हीं इंडस्ट्रीज में होता है। अब बात करें हम थर्मल पावर प्लांट की, ये बीमारियां कौन सी पैदा करते हैं, लंग के डिजीजेस इनसे होते हैं, एसिड रेन, स्मॉग, ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जब फ्रेश वाटर है उसको थर्मल पावर प्लांट में यूज कर लिया, उसके बाद उसी गरम गरम पानी को सीधा वाटर चैनल्स में, वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से मरीन इकोसिस्टम पे भी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं। वहाँ का जो वाटर होता है उस पर भी इंपैक्ट पड़ते हैं और पूरा इकोसिस्टम, फिशरी, ये सारी चीज़ें वहाँ की तबाह हो जाती हैं। अब 2015 तक क्या था कि आपको जो पार्टिकुलर मैटर वाले नॉर्म्स हैं उन्हीं बस को मीट करना है, जो कि बहुत ज़्यादा कम स्ट्रिंजेंट है इन कंपैरिजन टू चाइना, यूएस या यूरोप। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इंडिया में पहले तो रेगुलेशन ही नहीं थे सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर मरकरी इमिशन के लिए। ये जो नई गाइडलाइंस आई जिसमें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये सारी चीज़ें ऐड करी हैं। थर्मल पावर प्लांट को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिनकी बेसिस पे उनको अलग अलग इमिशन नॉर्म्स को कंप्लाई करना होगा। जैसे कैटेगरी 1 है, उसमें शहर से 10 किलोमीटर दूर एनसीआर के रीजन में है, साथ में पॉपुलेशन 10 लाख के आसपास है, तो उनको इमिशन नॉर्म्स से कंप्लाई करना है 2022 तक। तो ये उनकी डेडलाइन हो गई। कैटेगरी बी में फॉल कर रहे हैं तो जो ऐसी सिटीज हैं जो कि 10 किलोमीटर रिहायशी इलाके से दूर हैं, क्रिटिकली पॉल्यूटिंग एरिया से दूर हैं, उनको 31 दिसंबर 2023 तक ये पॉल्यूशन की जो डेडलाइंस हैं उनको कंप्लाई करना है। कैटेगरी सी में वो ऐसी जगह आती हैं जो बहुत ही दूर है रिहायशी इलाकों से, तो उनको जो स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं वो 2024 तक करने हैं, 31 दिसंबर 2024। और कुछ ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कि ऑब्सोलीट हैं, थोड़े दिन में बंद होने वाले हैं, तो उनको ये कहा जा रहा है कि अगर ये 2025 से पहले बंद हो रहे हैं, उस स्थिति में इनको नॉर्म्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस इनको नोटिफाई कर देना है। स्पेसिफाइड नॉर्म्स जो हैं इस केस में, उनको बस एक अंडरटेकिंग सबमिट करनी होगी सीपीसीबी को, और साथ में सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी जो है वो उनको एग्जम्पशन दे देगी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिटायरमेंट कि भाई ये रिटायर होने वाले हैं। अब बात आती है कि जो ये फॉलो नहीं करेंगे, जो डेडलाइंस को मीट नहीं कर पाएंगे, डेडलाइंस को एक्सीड कर देंगे, उनके साथ क्या होने वाला है। तो उनको पेनल्टी लगाई जाएगी 0.2 रुपीस, मतलब 20 पैसा प्रति यूनिट की इन पे पेनल्टी लगाई जाएगी जब ये बिजली पैदा करेंगे। जितनी बिजली पैदा करी उतना मल्टीप्लाई बाय 20 पैसा, जो भी पैसा लगेगा उसको इनको भरपाई में देना पड़ेगा, एज अ पेनल्टी देना पड़ेगा अगर ये डेडलाइंस के बाहर जाते हैं इमिशन नॉर्म्स मीट करने में। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।